नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन, अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे देश दुनिया से बनने वाले महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बनने वाले करंट अफेयरों के बारे में। तो हर दिन की शुरुआत हमारी हमेशा की तरह एक कुछ लाइनों से जैसे होती है कि आज नेशनल मंडेला जी की कुछ लाइन है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बदलाव देखे ही जा रहे हैं। दुनिया की बदलाव ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सारी खोज एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रही है, रोबोटिक सिस्टम, ये सब शिक्षा की देन है। बहुत कुछ सौर ऊर्जा वगैरह खोज, ये सब अब शिक्षित इंसान ही आप पूरे अच्छे समाज का निर्माण करता है। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो वर्ष 2026 के देखिए, आज केवल प्रश्न हैं, उनके विश्लेषण हैं और हम कुछ भी ऐड नहीं कर पाए हैं एक्स्ट्रा। तो प्रश्नों का संख्या ज़्यादा हो गई है, पर लगभग 16-17 क्वेश्चन होंगे। तो क्योंकि आज मैं बता दूं कि मैं एक महामैराथन चला रहा हूँ। लगभग आपको 3 क्लासेज आप मिलेंगी उसकी, छोटी छोटी, लगभग छोटी छोटी 3 क्लासों में आपको जून से, यानी जनवरी से लेके जून तक, जनवरी से जून तक आपके महत्वपूर्ण जितने करंट अफेयर बनते हैं, एक तरफ से एक गजब की पीडीएफ है, उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। आप कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डी में उससे बढ़ के कहीं भी, अगर 6 महीने के अंदर, मतलब क्योंकि ग्रुप डी जो कर रहा था देखा गया तो पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर, ज़्यादातर मैक्सिमम 6 महीने के अंदर ही, जैसे जनवरी में हो रहा था, दिसंबर में हो रहा था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उसके जो थे वो लगभग सितंबर अक्टूबर वाले यही थे। 6 महीने के अंदर ज़्यादा पूछता है, इस वजह से हम एक करा देंगे। अब 3 क्लास साइज आप कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ होगी। तो चलिए चलते बढ़ते हैं। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसको दे दिया गया है, तो जो सेल्विन डियाज जी हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन डी। तो समकालीन वैश्विक साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार से हर साल एसएससी रेलवे आप पूछता ही है। तो यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, भारत के किस राज्य ने जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य S6, यानी जो है जो S6 SDG 6 है, इस स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये इसका लक्ष्य है छठा जो है कि मुख्य वैश्विक लक्ष्यों को समय से पहले ही हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। तो जो उत्तर प्रदेश है ना, उसने हासिल किया है, अपने ये इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है। बात करें तो उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना और अमृत सरोवर मिशन के सफल कार्यान्वयन के कारण संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो SDG 6 के लक्ष्यों का समय सीमा से पहले पूर्ण कर लिया है। राज्य ने बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन प्रदान कर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न होगा, जुलाई 2026 में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के कौन से संस्करण का भव्य उद्घाटन कोलकाता यानी विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में किया गया है। इसका जो 135th क्रम का ये उद्घाटन हुआ है। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन आयल डूरंड कप 135वें संस्करण का शानदार शुभारंभ कोलकाता में हुआ है। चौथा प्रश्न देखें, किस देश की सरकार ने जुलाई 2026 में भीषण गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में लगी अभूतपूर्व आगों के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो स्पेन में लगी आग के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। स्पेन के गृह मंत्रालय ने मैड्रिड, अविला और टोलेडो के पर्वतीय क्षेत्रों में लगी भयंकर आग के कारण आपातकाल घोषित किया है। वहां 77,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि जलकर खाक हो चुकी है। इसे स्पेन के इतिहास की सबसे बड़ी दावानल यानी वाइल्ड फायर घटना माना जा रहा है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पूरी तरह संचालित राजनयिक नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति
इतिहास रचा है। तो ईद ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसा कर दिखाया है। तो और बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी वैश्विक कूटनीति के डिजिटल युग के अनुकूल बनाने के लिए दुनिया का पहला एआई राजनयिक नियुक्त किया है। यह एआई सिस्टम आधारित संधियों, डेटा विश्लेषण और राजनीतिक रणनीतियों को गति देने में मदद करेगा। और आगे देखते हैं जो हमारा छठा प्रश्न होगा। हाल में भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो जो आईएनएस वागसीर है इसको शामिल किया गया है। बात की जाए तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड यानी एमडीएल द्वारा किया जा रहा है। आईएनएस वागसीर इस श्रृंखला की महत्वपूर्ण पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना के समुद्री मारक क्षमता को बढ़ाती है। जो हमारा सातवां प्रश्न होगा, जुलाई 2026 को मीडिया में आई खबरों के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने भविष्य के अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों में किस स्वदेशी तकनीक का उपयोग शुरू करने जा रहा है? जो मेड इन भारत सेमीकंडक्टर है, मेड इन भारत सेमीकंडक्टर चिप, इसका उपयोग करने जा रहा है। इसकी बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के तहत इसरो ने घोषणा की है कि वह अपने आगामी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स और रॉकेट्स में मेड इन भारत सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग करेगा। यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगले प्रश्न जो हमारा आठवां प्रश्न होगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए प्रस्ताव के अनुसार BS6 जो है वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाकर कितने वर्ष करने का सुझाव किया है? तो जो इसका ऑप्शन सी है यानी 3 वर्ष इसको बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने देश में पर्यावरण के अनुकूल और अत्याधुनिक BS6 मानकों वाले वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट के वैधता को बढ़ाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में वाहनों का हर 6 महीने या 1 साल में PUC टेस्ट कराना होता है। और 9वां प्रश्न जो है हमारा, हाल ही में किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैवल एथोराइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसके तहत अब भारतीय नागरिक मात्र 24 से 48 घंटे में डिजिटल यात्रा मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे? तो दक्षिण अफ्रीका ने यह शुरू किया है। इसकी बात करें, भारतीय पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एथोराइजेशन प्रणाली की शुरुआत की है। इसके माध्यम से भारतीयों को बेहद आसान और त्वरित डिजिटल प्रक्रिया के जरिए 24 से 48 घंटे के भीतर यात्रा की अनुमति मिल जाएगी। हमारा जो 10वां प्रश्न है, हाल ही किस वैश्विक दिग्गज तकनीक कंपनी ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2028 तक डायरेक्ट टू फोन सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने जा रहा है? तो अमेजॉन द्वारा ये घोषणा की गई है। इसकी बात करें तो ई-कॉमर्स और क्लाउड क्षेत्र के दिग्गज कंपनी अमेजॉन अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 2028 तक डायरेक्ट टू फोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह तकनीक बिना किसी मोबाइल टावर के सैटेलाइट को मोबाइल पर नेटवर्क प्रदान करेगी। और 11वां प्रश्न देखेंगे तो 29 जुलाई 2026 को संसद की दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार देश के सभी प्रतिष्ठित एम्स संस्थानों में फैकल्टीज, शिक्षकों, डॉक्टरों के लगभग कितने प्रतिशत पद खाली पड़े हैं? तो 1/3 यानी 1/3 पद लगभग इसमें पद खाली हैं। इसकी बात करें, केंद्र सरकार ने संसद सत्र के दौरान सूचित किया है कि देश भर के विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों यानी एम्स में लगभग 1/3 फैकल्टीज पद में वर्तमान में रिक्त है। सरकार ने कहा है कि इन खाली पदों को जल्द ही तेजी से भरा जाएगा। और 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं तो हाल ही में समाचारों में रहा कॉकरोच पार्टी का विरोध प्रदर्शन किस बहुचर्चित राष्ट्रीय मुद्दा और परीक्षा से जुड़ा, जिस लगभग आप सभी जानते हैं, तो जो नीट पेपर घोटाला था इसी के चलते इसको चलाया गया था और जिसके कारण पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर आए हैं। उनका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए आप बता देंगे, बाकी हम बता रहे हैं कि प्रहलाद जोशी जी इसके
अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री भारत के हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किन छात्रों के खिलाफ दंडात्मक या दबावपूर्ण कार्रवाई न करें। यानी जो अभी सीजेपी यानी कांकरोच जनता पार्टी के साथ समर्थन के बच्चों ने नीट पेपर घोटाले में जो दिल्ली में और कहीं भी प्रोटेस्ट किया है सभी राज्यों में, तो उसके चलते अगर किसी बच्चे यानी स्टूडेंट के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी कानूनी प्रक्रिया चलाई गई हो तो उसको हटा दिया जाए। वो अधिकार मतलब कोई बड़ा अपराध न मानकर उसे माफ़ कर दिया जाए। बात करें तो जो जिनका कोई अपराध रिकॉर्ड ना हो, देखिए आप पहले से पुराना आपराधिक रिकॉर्ड ना हो तभी, ऐसा नहीं कि आप पुराने माफिया बन के चले आ रहे हैं, भाई बनते चले आ रहे हैं, आपका रिकॉर्ड है और आप लगे हाथ बहती गंगा में आप भी हाथ धोने चले गए। तो जो पुराने रिकॉर्ड है जिनका पहले से ही कुछ मामला चल रहा हो केस में, उनके साथ ही कानून लागू होगा, उनको दंडात्मक रूप अपनाया जाएगा। बाकी जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आंदोलनों पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्यों को आदेश दिया है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ऐसे छात्रों जिनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ पुलिस कोई बलपूर्वक या दंडात्मक कार्रवाई न करे। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। हमारा 14वां प्रश्न जो होगा, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से लेकर अब तक किन दो पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर चल रहे सैन्य गोलाबारी में लगभग 500 नागरिक मारे जा चुके हैं। तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो गोलाबारी चल रही है, लगभग 500 नागरिक मारे जा चुके हैं। तो हमने जस्ट देखा कि अक्टूबर से अब तक करीब लगभग 500 बेकसूर अफगान नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। और 15 प्रश्न जो है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश संसरी जिले में भड़की संप्रदाय हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र के पास लगे कर्फ्यू के कारण चर्चा में आया? तो नेपाल में यह लगा है कर्फ्यू। बात करें भारत की सीमा से सटे नेपाल के संसरी जिले में दो गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद सुरक्षा कारणों से स्थानीय प्रशासन द्वारा सीमा के पास कड़ा कर्फ्यू लगाया गया है। 16वां प्रश्न देखेंगे, एक या दो प्रश्न और होंगे बस, इसे याद रखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य ने ये पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया है, लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य देश में भविष्य की तकनीक को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में एआई उपयोग को लागू करना होगा। 17वां प्रश्न हमारा है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी टाइगर डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल? 29 जुलाई, जिसे हम जानते हैं सभी मनाया जाता है आज ही के दिन यानी 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में हुई थी, जिसके उद्देश्य जंगली बाघों की घटती आबादी को बचाना है, उनके आवासों को संरक्षण करना है। भारत वर्तमान में दुनिया का 75% से अधिक बाघों की आबादी का घर बना है। और जिसे हम देख रहे हैं डेली महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो दिवस होंगे उनके बारे में, तो आज का हमारा महीना होगा जुलाई और अगस्त का। जुलाई महीने के देखें तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगर 2025 की थीम, हम 2025 और 26 जो लेटेस्ट है उसको भी दोनों बता रहे हैं। 2025 की बात करें, हीलिंग हैंड्स के केयरिंग हार्ट से यही इसका थीम होगा 2025 का। 2026 का होगा डॉक्टरों को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी, एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में युवाओं को अपनी पसंद का परिवार बनाने के लिए सशक्त बना। 2025 की थीम थी। 2026 की थीम की बात करें तो युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, ये 2026 की थीम है। हम दोनों बता रहे हैं, आपको जो सही लगेगा मतलब आप दोनों याद कर रहेंगे, ताकि आप देखे रहेंगे मात्र ना, इससे आपका आएगा तो आप रिलेट कर लेंगे ऑप्शन। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करें, एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, इसका जो है 2025 की थीम थी। 2026 का एक साझा भविष्य के लिए कौशल, ये 2026 की थीम है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2025 को जो थीम थी, एक जीवन एक लीवर। और 2026 की थीम की बात करें, हेपेटाइटिस
आइए इसे खत्म करें, 2026 की ये थीम होगी। और 29, देखो हमें नहीं लगता इतना बहुत लेटेस्ट बनेगा पेपर, थोड़ा कम से कम 15 से 1 महीने पहले ही लगभग इतना तो पहले पेपर तैयारी हो जाता होगा पूरा। 29 जुलाई की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025-26 की थीम देखिए, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों को को सुरक्षित करना, ये इसकी थीम हो जाएगी। 2 जुलाई के, मतलब हम जुलाई के कुछ अन्य महत्वपूर्ण देख ले, हमने थीम थी, इसमें थीम नहीं होगी, अपना ये ऐसे भी देख ले कुछ अन्य। 1 जुलाई को हमने देखा था जीएसटी दिवस और डॉक्टर दिवस, और 1 जुलाई को CADA भी मनाया जाता है, और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस, और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है, और 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस के लिए मनाया जाता है। और इसी तरह अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीना तभी तक तो आया नहीं, तो 2025 की थीम इसके लिए होगी महत्वपूर्ण। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्यवाही। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम अभियान की बात करें, विकसित भारत, जिसके विकसित भारत विथ द विजन ऑफ डेवलपमेंट इंडिया @2047। बात करें तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, इस 2025 की थीम थी मानवता के लिए कार्य करें, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। और देखें तो पूरा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 3 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है, और अगस्त का पहला रविवार जो होता है उसी दिन मनाया जाता है, लगभग 3 अगस्त को मनाया गया था 2025 में। 7 अगस्त की बात की जाए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि नागासाकी को ही, मतलब 9 अगस्त को ही नागासाकी में बम गिरे, लिटिल बॉय फाइट मैन वाला था नहीं, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 13 अगस्त की बात की जाए, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त की बात करें, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त की बात करें, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। तो हमारी क्लास यहीं तक आज की रही है दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा वाइट्स आप देखिए, हमें मदद करें, ताकि और भी हमारा चैनल बढ़े और हमारा परिवार और भी बढ़ता जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। और आपको बता देना कि अभी जस्ट आपको करंट अफेयर की मैराथन की, मतलब पहली क्लास आपको मिल जाएगी, 3 क्लास में कराएंगे, उसमें पहली क्लास आपको आज मिल जाएगी। धन्यवाद।